नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विंसर एग्ज़ाम मेट पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेके आया हूँ जो हर एक परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अक्सर परीक्षाओं में देखा जाता है कि इस चैप्टर से कुछ ना कुछ, कोई ना कोई प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो चलिए आज हम इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट और मेजर फैक्ट्स पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था एवं स्थानीय स्वशासन। देखो दोस्तों, आपने ये नाम सुना ही होगा। पंचायती राज व्यवस्था मीन्स ये ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती क्षेत्रों में लागू है, और स्थानीय स्वशासन जो है वो सिटी एरिया में यानी कि जैसे जिला स्तर पर जैसे आपको देखने को मिलता है नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, ये स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आ गए। और पंचायती राज व्यवस्था जो है ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे ग्राम पंचायत है, आपका क्षेत्र पंचायत है, ठीक है, और उसके बाद जिला अध्यक्ष जी, ये जिला पंचायत सदस्य वगैरह ये सब इसमें आ जाते हैं। बेसिकली इसका मकसद ये है, इस पंचायती राज व्यवस्था का जो मेन उद्देश्य था वो ग्रामीण क्षेत्रों तक सत्ता को पहुंचाना। मीन्स जो पावर होता है, जो केंद्र में पावर है, उस पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करना, उस पावर का डिस्ट्रीब्यूट करके भारत देश के प्रत्येक राज्य के प्रत्येक गांव तक उस शक्ति का पहुंचना, ताकि उस गांव का निम्न स्तर से विकास हो सके, मतलब नीचे एक स्तर से ऊपर को उठे, मीन्स विकास हो सके। उद्देश्य देखिए, लोकतंत्र, विकेंद्रीकरण, सत्ता का बंटवारा। मीन्स जैसे आपने देखा है कि ग्रामीण क्षेत्र से ही हम लोग वोट देकर अपने नेताओं को केंद्र, विधानसभा, संसद तक पहुंचाते हैं, ठीक है, और वहाँ भी जो उनके पास जो भी कार्य योजनाएं आती हैं, उन योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्र तक ले आना, देश के हर गांव तक पहुंचाना और उस ग्रामीण क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना, ताकि गांव विकसित हो सके और देश आगे बढ़ सके। जाहिर सी बात है कि भारत गांव में बसता है और गांव में बसता है, इसका मतलब गांव में विकास होगा तो हमारा देश जरूर आगे बढ़ेगा। तो फिर आगे चलते हैं। देखो, हम इसका मतलब समझ गए कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या फिर सत्ता का विकेंद्रीकरण करना, मीन्स जो पावर है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना थोड़ा थोड़ा करके हर एक गांव तक पहुंचाना, ताकि गांव का विकास हो सके, ताकि एक ग्रामीण सत्ता तक विकास हो सके, ग्रामीण स्तर तक विकास हो सके, ठीक है। देखिए, हमें स्थानीय स्वशासन वगैरह या शहरी स्वशासन वगैरह का कुछ हमको ऐतिहासिक प्रमाण भी मिलते हैं। जैसे ऐतिहासिक काल में हमने सुना है, जो चोल काल है और जो साउथ के जो विजयनगर साम्राज्य है, ठीक है, उनके ऐतिहासिक कार्यकाल के दौरान या फिर उनके बारे में जब इतिहास पढ़ते हैं तो उनके साम्राज्य पर, उनके राज्य पर उस दौरान स्थानीय स्वशासन वगैरह जो व्यवस्था है वो चलाई गई थी। इसके कुछ आयाम मिलते हैं जो ऐतिहासिक स्रोत हमें बताते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट जब बात करते हैं, देखो ब्रिटिश भारत के दौरान सबसे पहले जो हमारे वायसराय थे, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन उस दौरान हमारे वायसराय थे 1882 के आसपास। तो उन्होंने सबसे पहले स्थानीय स्वशासन का प्रथम प्रयोग मद्रास क्षेत्र में किया, ठीक है, जो आज तमिलनाडु, जिसका नाम आज क्या है, तमिलनाडु, ठीक है। तो वहाँ पे लॉर्ड रिपन ने सबसे पहले स्थानीय स्वशासन का प्रयोग किया, ठीक है। तो इसीलिए जो लॉर्ड रिपन है उन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक। तो इससे आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, जब भारत आज़ाद हुआ, ठीक, तब उस दौरान हमारा देश उतना आगे नहीं था। मीन्स अंग्रेज़ों ने तो अच्छी तरह से लूट लिया था, काफ़ी शोषण कर लिया था, एक ग्रामीण स्तर तक कैसे कैसे, ठीक है, कैसे कैसे शोषित किया, यहाँ पे बहुत ही अत्याचार किया लोगों के साथ, और गांव में कुछ भी नहीं छोड़ा। मीन्स गांव में जो हालत थी बहुत बेकार थी, नाजुक थी। अब गांव की हालत बेकार होने से अब देश कैसे आगे बढ़ेगा, ये चिंता हो गई। तो नेहरू जी ने उस दौरान ये सोचा, कई कमेटियां गठित करी, उन्होंने कमेटियां बनाई, उन्होंने हर एक समिति को बोला कि आप कुछ ना कुछ ऐसा विचार कीजिए या ऐसा ऐसा राय या सुझाव दीजिए जिससे हम गाँव के स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं, और गाँव के स्तर को ऊंचा उठाएंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा।
अगर हम बड़े की बात करते हैं तो छोटे से तो सही होना चाहिए, ठीक है। जब छोटा चीज़ अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली वो बड़ा चीज़ अच्छा हो जाएगा। तो इसीलिए गाँव को बारे में सोचता उस दौरान जवाहरलाल नेहरू जी, जो हमारे प्रधान हुआ करते थे, प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले एक 1957 में कमेटी गठित करी जिसका नाम था बलवंत राय कमेटी। अभी हम आगे पढ़ेंगे जो भी कमेटियाँ गठित हुई। तो 1957 में गठित किया तो उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो भी सुझाव आए तो उनने सबसे पहला प्रयोग, पंचायती राज का पहला प्रयोग नागौर, जो नागौर पड़ता है राजस्थान में, ठीक है, ये राजस्थान में नागौर जिला है, वहाँ पे 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना करी, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है, अक्सर एग्ज़ामों में बहुत बार पूछा गया है और पूछा भी जाएगा कि प्रथम बार भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कहाँ की गई। तो आपका जवाब होगा नागौर, राजस्थान। कब? 2 अक्टूबर 1959, 1959 के आसपास, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, अब पंचायती राज व्यवस्था को हमारे संविधान में कहाँ पे जगह मिली है, कब जगह मिली है, ठीक। अब हम बात करते हैं, जब 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, 1992 में, तब इसको भारत का जो संविधान है उसके भाग 9 में रखा गया, जगह मिली से अनुसूची 11। देखो दोस्तों, पहले हमारे जो मूल संविधान है उसमें सिर्फ 8 ही अनुसूची थी। मूल का मतलब होता है जिस दौरान अंतिम रूप से संविधान बनकर लागू होता है। मीन्स जब हमारा संविधान लागू हुआ बनकर 1950 के आसपास, 1950 से लागू हो गया, ठीक है, तब जो भी चीज़ें लिखी हुई थी संविधान में वो हमारे मूल थी, और उसके बाद जो भी जोड़े गए वो संशोधन के दौरान जोड़े गए, ठीक है, कानून बिल लाकर जोड़े गए, ठीक। तो 11वीं अनुसूची में इसे जगह मिली है, ठीक है। 11वीं हमारे संविधान में टोटल हमारे पास कितनी अनुसूचियाँ? 12 अनुसूचियाँ हैं। 11वीं तो पंचायती राज की है और 12वीं स्थानीय स्वशासन, जो 74वें संविधान संशोधन के थ्रू हुआ था। और अनुच्छेद 223 से लेकर 223 अणा, जिसको हम अंग्रेजी के ओ भी कह सकते हैं, ओ 223 243 ओ तक इसको जगह मिली है। और एक बात और हम देखते हैं, नीति निर्देशक तत्व जो कि हमें हमारे संविधान में आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है, जो कि अनुच्छेद 40 में पंचायती राज को जगह मिली। मीन्स ग्राम पंचायतों के बारे में यहाँ पे बहुत चीज़ लिखा गया है, और जब ग्राम पंचायतों का उल्लेख यहाँ पे मिलता है, तो देखिए आखिर बात ये थी, ये एक नीति निर्देशक तत्व में होने के कारण ये बाध्य नहीं थी। बाध्य का मतलब, जैसे हमने कोई व्यवस्था बना दी तो ये ज़रूरी नहीं था कि सबको अपनाना है, ये सबको यूज़ करना है, ये इसीलिए अनुच्छेद 40 में थी। तो इसको बाध्य बनाने के लिए मीन्स सभी इसका प्रयोग करें, सभी इसको फॉलो करें, इसके लिए संविधान संशोधन चाहिए था, या फिर ऐसे कुछ संवैधानिक व्यवस्था जरूर करनी थी। तो उसके लिए आगे और समितियाँ गठित हुई, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, पंचायती राज व्यवस्था की वकालत सुझाव हेतु समितियाँ, जितने भी पंचायती राज के लिए व्यवस्थाएं की गई, जिस समिति के अकॉर्डिंग, मतलब जो समितियां थी उन समितियों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे पंचायती राज व्यवस्था हेतु सुझाव समितियां, ठीक। सबसे पहले बात करते हैं बलवंत राय मेहता समिति, जो हमने अभी पढ़ा। देखो दोस्तों, 1957 में अभी मैंने बात करी थी, जो बलवंत राय मेहता समिति था उस समिति का गठन 1957 में हुआ। 1957 में हुआ तो इन्होंने ये सुझाव दिया कि जो हम पंचायती राज व्यवस्था के बारे में सोचते हैं, जिससे हमारा गांव का विकास हो सके, ग्रामीण स्तर तक सत्ता पहुंच सके, ठीक है, तो उन्होंने कहा क्यों न पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय तरह से लागू किया जाए, या उनकी व्यवस्था 3 स्तरों में की जाए। एक तो होगी आपकी ग्राम स्तर की, एक होगी आपकी ग्राम स्तर की, और दूसरी होगी ब्लॉक लेवल की, ब्लॉक जिसको हम प्रखंड या खंड भी कहते हैं, और तीसरा होगा जिला स्तर का,
ठीक, मतलब एक जिले में 3 स्तर बनाए जाएंगे, एक तो ग्राम होगा, एक ब्लॉक होगा और एक जिला होगा। ठीक है, इन्होंने ये सुझाव दिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामों में ये भी पूछा जाता है, बलवंत राय मेहता समिति किस संविधान से या किस संविधान संशोधन से या किस चीज़ से संबंधित है, तो आपका जवाब होगा पंचायती राज अधिनियम से संबंधित है। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। ठीक इनके बाद दूसरी जो है समिति गठित हुई, जो ठीक उससे 20 साल बाद 1977 में इन्होंने 2 स्तरीय पंचायती राज की वकालत करी। इन्होंने 2 स्तरीय पंचायती राज की वकालत करी और इनने भी सुझाव दिया, जो अशोक मेहता समिति है, इनने कहा जो हम पंचायती राज की व्यवस्था चाहते हैं या करना चाहते हैं वो 2 स्तर में होना चाहिए, वो द्विस्तरीय होना चाहिए। एक तो ग्राम स्तर का होना चाहिए, एक जिला स्तर का होना चाहिए। मीन्स जहाँ पे बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय कहा और वहीं पे जो अशोक मेहता समिति है उन्होंने 2 स्तरीय कहा। मीन्स एक तो सीधे गांव लेवल का होना चाहिए, एक सीधे डायरेक्ट जिला स्तर का होना चाहिए। इन्होंने बीच का जो ब्लॉक लेवल का था वो हटा दिया। फिर जब उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट समिति, जिसका नाम था GVK राव समिति, जिसे हम राव समिति भी कहते हैं, जिसकी स्थापना या जिस समिति का गठन 1985 में, ठीक है, 1985 में गठित की गई। और जब इनकी समिति ने भी ये सुझाव दिया, इन्होंने कहा कि केंद्र स्तर की योजना, जो भी योजनाएं आती हैं वो उन योजनाओं का ग्राम स्तर तक पहुंचना जरूरी है। मतलब उन योजनाओं का भी विकेंद्रीकरण होना चाहिए गांव तक। जैसे हम शिक्षा से कोई बात करते हैं, शिक्षा से कोई योजना ले आते हैं, तो सारी चीज़ें उससे संबंधित वो गांव तक पहुंचना चाहिए। अगर हम सड़क की बात करते हैं, ठीक है, तो सड़क भी गांव तक पहुंचना चाहिए। हम और भी बातें करते हैं, जैसे सोलर लाइट्स से संबंधित लाइटिंग वगैरह की बात करते हैं, ऐसी योजनाएं आती हैं, तो वो चीज़ें गांव तक भी पहुंचना चाहिए। इन्होंने कहा तभी विकास हो सकता है। फिर उसके बाद जब 4th जो नंबर का जो अंतिम समिति बनी, ML सिंघवी समिति, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट समिति है, क्योंकि इन्होंने ही पहले मांग करी कि जब तक हम पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता नहीं देंगे, संवैधानिक दर्जा नहीं देंगे या इन्हें बाध्यकारी नहीं बनाएंगे, तब तक ये अच्छी तरह से नहीं चल सकता, ये श्रेष्ठतम तरीके से नहीं चल सकता। क्योंकि जब तक ये बाध्य नहीं है कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है। इन्होंने कहा जब इनकी समिति गठित हुई 1986 में, तो इन्होंने सबसे पहली बात तो ये करी, भैया वकालत तो सभी कर रहे हैं, फिर कोई 30 स्तरीय कर रहा है, कोई 2 स्तरीय कर रहा है, कोई योजनाओं का विकेंद्रीकरण के बारे में बात कर रहा है, क्यों ना ये सब तभी अच्छा होगा जब हम इसे संवैधानिक मान्यता का दर्जा देंगे। हम क्या देंगे? संवैधानिक मान्यता का दर्जा देंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात कही इनने। और दूसरी बात इनने कही पंचायती राज की वकालत, मतलब पंचायती राज की वकालत करी इन्होंने, न्याय पंचायत की वकालत करी। इनने कहा गांव स्तरों में भी, वहाँ पे भी एक न्याय पंचायत होना चाहिए, जहाँ पे लोगों को तुरंत ही झगड़ा फिसाद जो भी होता है उससे मुक्ति मिल सके, वो केस गांव पे ही सॉल्व हो सके, ग्राम लेवल पे ही सॉल्व हो सके, उन्हें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं, जब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने कहा त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत, जो बलवंत राय मेहता समिति ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज तो होने ही चाहिए। तो ये 3 चीज़ें ML सिंघवी समिति ने कहा कि सबसे पहली बात तो संवैधानिक मान्यता देने की मांग करी उन्होंने, दूसरी बात उन्होंने कहा कि न्याय पंचायत होना चाहिए, और तीसरी बात उन्होंने कहा त्रिस्तरीय पंचायती राज होना चाहिए, मतलब ग्रामीण स्तर से, ब्लॉक स्तर से और जिला स्तर से। अब नेक्स्ट बात करते हैं। तो जब इन्होंने कहा, ML सिंघवी समिति ने कहा कि इसे संवैधानिक मान्यता देनी चाहिए, दर्जा देनी चाहिए, तभी जाके कुछ हो सकता है, तो इस बात को अमल में लाया गया। तब 73वां संविधान संशोधन कब? 1992 में 73वां संविधान संशोधन। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो आपका जवाब होगा पंचायती राज से। ठीक, आपका जवाब होगा पंचायती राज व्यवस्था से।
तो संविधान संशोधन किया गया 1992 में, तब इसे संविधान में जोड़ा गया। किसे? पंचायती राज अधिनियम को। तब 20 अप्रैल को जो हमारे राष्ट्रपति थे, इन्होंने इस बिल को सहमति दे दी और कानून बन गया। देखो, आप लोगों को पता है कि जो बिल आता है पहले लोकसभा राज्यसभा में जाता है, पास होकर फिर अंतिम रूप से राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उसको सहमति देता है। अगर चाहे राष्ट्रपति को अगर सही ना लगे तो सहमति नहीं भी देता है, तो राष्ट्रपति ने इसमें सहमति दी कि हाँ ये ठीक है करके। तो 1993 को राष्ट्रपति ने इस विधेयक को सहमति दिया और एक विधेयक, ये कानून बन गया। अब ये सबके लिए बाध्य हो गया। जहाँ कोई किसी की मर्जी थी कि कोई अपना रहा है, कोई नहीं अपना रहा है, तो अब इसे सबको अपनाना पड़ेगा और भारत देश के हर एक गांव में पंचायती राज व्यवस्था लागू होगी। उस दौरान हमारे जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था शंकर दयाल शर्मा, ठीक है। और जो हमारे प्रधानमंत्री थे उस दौरान नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, जो 9वें क्रम के प्रधानमंत्री थे और जिनका कार्यकाल 1991 से 1996 तक रहा। और ये भी जाने दक्षिण भारत से पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है, साउथ इंडिया से। अब आगे चलते हैं। जब 24 अप्रैल 1993 से देश में प्रभावी हो गया, जब कानून बन गया, तो इसे 24 अप्रैल 1993 को देश में इस कानून को प्रभावी कर दिया। और इसीलिए 24 अप्रैल को जब इसको प्रभावी किया, लागू किया, तो यही कारण है कि 24 अप्रैल को भारत में पंचायती राज व्यवस्था दिवस मनाया जाता है। मीन्स पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और अधिनियम बनाने के बाद, अब जब ये कानून बन गया, अधिनियम बन गया, तो इसके बनने के बाद आंध्र प्रदेश एक ऐसा पहला राज्य था जिसने पंचायतों के गठन के बारे में प्रक्रिया प्रारंभ करी, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं। अब इसमें एक शर्त ये भी रखी गई कि जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम होगी वहाँ 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू होगी। जहाँ पे हमने बात किया कि त्रिस्तरीय होनी चाहिए, बट लेकिन ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम होगी तो वहाँ पे क्या होगा? पंचायती राज व्यवस्था 2 स्तरीय लागू होगा। मीन्स ग्राम स्तरीय और जिला स्तरीय, जो हमारे अशोक मेहता समिति ने दिया था, ठीक है। और अब आजकल ऐसे कोई राज्य भी नहीं है जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम होगी। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब हमने इतना तो जान लिया, अब ये भी जानेंगे कि आखिर ये निर्वाचन कौन करता है, इनका चुनाव कौन करता है। तो हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। पंचायतों का निर्वाचन हमने देखा होगा, अक्सर गांव में एक ग्राम प्रधान होता है, कुछ बीटीसी मेंबर्स होते हैं, कुछ क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं या जिला पंचायत सदस्य होते हैं, ब्लॉक प्रमुख होते हैं, ठीक है, और फिर जिला स्तर में जिला अध्यक्ष होता है। तो इनका चुनाव कौन करता है? जैसे बेसिकली हमें पता है कि भारत में एक राष्ट्रपति से लेकर विधायक तक का चुनाव आयोग कराता है, जो केंद्र का जिम्मा है, ठीक है। जो केंद्र स्तर पर चुनाव आयोग है वो एक राष्ट्रपति से लेकर विधायक तक का चुनाव कराता है। और यहाँ चुनाव आयोग नहीं, यहाँ राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। इसीलिए पंचायती राज के बाद राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई, ताकि पंचायतों की व्यवस्था हो और पंचायतों में जितने भी चुनाव हो उनकी व्यवस्था कौन करे? राज्य निर्वाचन आयोग करे। और ये चुनाव का प्रक्रिया यहाँ पे क्या करे? प्रारंभ करे, या फिर उसके बाद जो भी जिनका जो रिजल्ट है उसको सॉल्व करे, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। तो इसमें देखिए जो निर्वाचन होता है, ठीक, आपको देखने को मिलता है कि कहीं पे एससी सीट्स होते हैं, कहीं पे एसटी सीट्स होते हैं, कहीं पे ओबीसी और जनरल और खासकर महिला सीट्स होते हैं। तो ये आरक्षण का यहाँ पे भी प्रावधान किया गया। और प्रावधान ये किया गया कि जो ग्रामीण क्षेत्र है या जो एरिया है वहाँ की जितनी जनसंख्या है उसके आनुपातिक जो रेशियो है, रेशियो के आधार पर वहाँ पे जो एससी एसटी सीट्स है वो रिज़र्व किए गए। मतलब जहाँ की जनसंख्या जितनी होगी उन जनसंख्या में से जितने एससी एसटी सीट्स होंगे उतने ही वहाँ पे क्या होंगे, उस ब्लॉक पे, उस जिला पे
उतने क्या होंगे, सीट रिजर्व होंगे SC ST के लिए। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं महिलाओं के लिए। देखो इसमें महिलाओं को ज़्यादा तवज्जो दिया गया, क्योंकि महिलाओं को एक अच्छी तरह से पता रहता है कि ग्रामीण क्षेत्र में क्या क्या काम होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि अक्सर महिलाएं गाँव में ही रहते हैं। उनके हस्बैंड्स वगैरह या फैमिली अधिकतर जो होते हैं आदमी लोग, वो बाहर काम के लिए चले जाते हैं, तो गांव पे महिला ही रहती हैं। तो महिला को भली भांति पता रहता है कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। तो महिलाओं के लिए 1/3 कम से कम, मिनिमम कम से कम 1/3 सीट आरक्षित की गई। ठीक है, मतलब 33%, मतलब 1/3 सीट आरक्षित की गई महिलाओं के लिए। और संविधान ने राज्य सरकार पर यह जिम्मा छोड़ दिया कि आप चाहें तो इन सीटों को बढ़ा सकते हैं, ना कि घटा सकते हैं। तो इसी क्रम में बिहार वह ऐसा राज्य था, पहला राज्य, जिसने महिलाओं का आरक्षण जो सीट है वो 1/3 से बढ़ाकर हाफ मीन्स 50% कर दिया गया। ठीक है, 50% कर दिया गया। जहां 100 है तो सीधे 50 कर दिया गया। ठीक है, 1/3 से सीधे 50% कर दिया गया, मीन्स 33 से सीधे 50% कर दिया गया। ठीक है, और उसके बाद देखो जो भी ग्राम प्रधान वगैरह होते हैं, जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स होते हैं, जो यहाँ के मुखिया लोग होते हैं, चाहे ग्राम स्तर पर ग्राम प्रधान हो, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक प्रमुख हो, जिला स्तर पर जिला अध्यक्ष हो, इन सब का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, और इनको चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 21 वर्ष होना जरूरी है। 21 वर्ष का होना जरूरी है, तभी चुनाव लड़ सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, चुनाव लड़ने के लिए। जो राज्यसभा के होते हैं उनकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए, और जो राष्ट्रपति है उसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, तभी ये चुनाव के लिए खड़े हो सकते हैं। देखो प्रधानमंत्री की आप बात करेंगे तो प्रधानमंत्री लोकसभा में ही आते हैं, क्योंकि लोकसभा का सदस्य ही प्रधानमंत्री बनता है, और वही प्रधानमंत्री बनता है जो लोकसभा के सदस्य से बहुमत के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। अब एक बात ये भी है कि जब अगर कहीं पे भी विघटन हो जाता है, मीन्स किसी कारणवश ग्राम प्रधान या किसी का भी जो मुखिया का सीट रिक्त हो जाता है किसी भी कारण से, ठीक है, तो ऐसे स्थिति में वहाँ पे ये जिम्मा होता है चुनाव आयोग का, मीन्स निर्वाचन आयोग का, राज्य निर्वाचन आयोग का, कि वो 6 माह के अंतर्गत वहाँ पे चुनाव कराता है। ठीक है, मीन्स संविधान ने ये कहा है कि अगर रिक्त ऐसी स्थिति में, विघटन की स्थिति में कम से कम 6 महीने के अंदर यहाँ क्या हो जाना चाहिए, चुनाव हो जाने चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि प्रत्येक 5 वर्ष पर जब कार्यकाल हो जाता है, या फिर जो भी 5 वर्ष होता है, उस दौरान क्या होता है, 5 वर्ष के बाद राज्यपाल को ये अधिकार होता है उस राज्य का कि वो प्रत्येक 5 वर्ष के बाद एक राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। ठीक है, एक राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा जो बजट से संबंधित, उस क्षेत्र के खर्चों से संबंधित, उस क्षेत्र के जो भी बजट के विवरण है या जो भी उस चीज़ से संबंधित एक राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखो हमने इतना पढ़ लिया, अब हम जानेंगे पंचायतों की संरचना। आखिर पंचायतों की संरचना कैसी है। ठीक है, अब देखो आपने देखा होगा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होता है, और ब्लॉक स्तर पर जो हम खंड भी कहते हैं या प्रखंड कहते हैं, वहाँ पर पंचायत समिति कहते हैं उससे। ठीक है, और जो जिला स्तर पर होता है वो जिला परिषद कहते हैं। ठीक, और इनके मुखिया को जो ग्राम स्तर का होता है उसके मुखिया को ग्राम प्रधान कहते हैं। जो ब्लॉक स्तर का होता है मुखिया उसको ब्लॉक प्रमुख कहते हैं या प्रमुख कहते हैं। जो जिला परिषद का जो प्रमुख होता है उसको जिला अध्यक्ष कहते हैं या अध्यक्ष कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, और जो ग्राम प्रधान होता है, ब्लॉक प्रमुख होता है और जिला अध्यक्ष होता है। ठीक है, और इनका चुनाव कैसे होता है, देखो इनका चुनाव होता है जो प्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाते हैं। कौन, ग्राम प्रधान प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जिन्हें हम डायरेक्टली वोट करते हैं। ठीक है,
और अप्रत्यक्ष चुनाव से अप्रत्यक्ष रूप से कौन चुने जाते हैं? ब्लॉक प्रमुख चुने जाते हैं। मीन्स जिन्हें हम वोट नहीं देते, इनडायरेक्टली हम वोट देते हैं। मीन्स हमने बीडीसी मेंबर्स मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी के जो सदस्य होते हैं, ठीक है, नॉर्मली भाषा में हम बीटीसी मेंबर्स कहते हैं, जो क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं, हम उन्हें वोट देते हैं, वो जीतते हैं और वो अपने बहुमत के आधार पर अपने प्रमुख को चुनते हैं, ठीक है, इनडायरेक्टली। और उसी तरह जिला अध्यक्ष भी होता है। जो जिला पंचायत सदस्य होते हैं वो अपने बहुमत के आधार पर अपने अध्यक्ष, अपने प्रमुख को चुनते हैं, जो प्रमुख कहलाता है जिला अध्यक्ष कहलाता है, ठीक है, जो क्या क्या कहलाता है? जिला अध्यक्ष कहलाता है। अब देखो, गांव स्तर पर या फिर ब्लॉक स्तर पर या फिर जिला स्तर पर इन मुखियाओं का काम क्या होता है? बेसिकली ग्राम स्तर पर जो ग्राम प्रधान होता है उसका काम होता है जो गांव में जो भी विकास काम है उनके बारे में योजनाएं बनाना, प्लानिंग करना कि कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे स्कूल बनाना है शिक्षा के लिए, कहाँ पे सोलर लाइट्स वगैरह लगाने हैं, कहाँ पे चार दीवारी वगैरह कराने हैं, ठीक है, कहाँ पे किसी गरीब के लिए घर ले आना है। ये सारी कार्य की योजनाएं बनाता है, प्लानिंग करता है और उस प्लानिंग को आगे स्तर तक ले जाता है, ठीक है। और उस गांव पे हर एक कार्य का रणनीति बनाता है। जो भी कार्य करना है उसके बारे में रणनीति बनाता है और पहचानता है और कि क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। तो वही है कि गांव स्तर पर विकास योजना क्रियान्वयन एवं रणनीति को पहचानना, ठीक। जब हम ब्लॉक प्रमुख की बात करते हैं उसका काम होता है जो ग्राम पंचायत के वार्षिक योजनाओं पर विचार विमर्श, मीन्स जितने भी ग्राम पंचायत है वहाँ पे जो भी योजनाएं आनी है या जो भी योजनाएं वहाँ पे की गई है उनके बारे में विचार विमर्श करना कि कहाँ पे ज़रूरी है पहले या कहाँ पे नहीं है। मीन्स बहुत सारे काम आ जाते हैं एक जैसे, तो उनको ये होता है ज़रूरी कि कौन सा काम कहाँ पे पहले ज़रूरी है। इन सारी चीज़ों के बारे में विचार विमर्श करना होता है। फिर उसके बाद उसके बारे में एक समेकित योजना बनाते हैं और उसको जिला परिषद को प्रस्तुत करते हैं या वहाँ पर भेजते हैं, वो काम को आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ाते हैं तो जिला अध्यक्ष का काम होता है उस काम के बारे में देखना क्या ये सही काम है या नहीं है, कि वाकई में ये काम वहाँ पे होना ज़रूरी है। वो क्या करता है, इस काम का पर्यवेक्षण करता है या फिर इनके द्वारा जो भी काम किए गए हैं उन कार्यों का पर्यवेक्षण करना, जांचना और इन दोनों को एक साथ लेकर चलना, तालमेल बनाए रखना, इनका मतलब समन्वय कराना, ठीक है। समन्वय का मतलब तालमेल दोनों के बीच में अच्छा वो बना रहे, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं, देखो दोस्तों, गांव स्तर पर जब हमने बात करी थी अभी सबसे पहले कि न्याय पंचायत, जो एमएल सिंघवी समिति ने कही थी कि ग्राम कचहरी का होना ज़रूरी है। न्याय पंचायत में एक ग्राम कचहरी होता है जो जिसमें एक सरपंच होता है, ठीक है, पंच वगैरह होते हैं और उसमें एक सरपंच होता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि छोटे छोटे जो उस क्षेत्र के जो विवाद हैं उन विवादों को ग्रामीण स्तर तक ही निपटा देना, मतलब वो ऐसा वो ना आए, मतलब ऐसा न होना पड़े कि उनको बाहर जाना पड़े, जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह, हाई कोर्ट्स वगैरह, सुप्रीम कोर्ट्स वगैरह। तो ऐसे कार्य या ऐसे जो केस हैं वो गांव स्तर तक ही निपट जाए, तो इसके लिए ग्राम कचहरी का यहाँ पे प्रावधान किया गया है या स्थापना की गई है, ठीक। और यहाँ पे देखो दीवानी या फौजदारी मामले निपटाए जा सकते हैं। फौजदारी का मतलब सज़ा से संबंधित है, फौजदारी का मतलब सज़ा से संबंधित है, और दीवानी का मतलब होता है दंड से, दीवानी का मतलब होता है दंड से। ये सारे मामले यहाँ पे निपटाए जाते हैं, मतलब कम से कम 10,000 मीन्स 10,000 से कम के मामले ग्रामीण स्तर पे ही ग्राम कचहरी द्वारा निपटाया जाता है। और जबकि इससे ऊपर का जो भी केस वगैरह, जो भी झगड़ा फसाद या जो भी विवाद होगा वो ऊपरी स्तर पर निपटाया जाएगा, चाहे वो जिला स्तर हो या फिर हाई कोर्ट्स वगैरह हो। तो दोस्तों हमने एक बार जान लिया, एक बार हम इसको ओवरव्यू लेंगे। देखो, पंचायती राज व्यवस्था या फिर स्थानीय स्वशासन जिसका उद्देश्य है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, मीन्स पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करना, ठीक है। सबसे पहले भारत में जो लॉर्ड रिपन थे उन्होंने स्थानीय स्वशासन का प्रयोग किया, इसलिए उन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है 1882 में, ठीक है। और उसके बाद 2 अक्टूबर 1959 में नागौर राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। और भारत के संविधान भाग 9 अनुसूची 11 अनुच्छेद 243 से 43 ओ तक नीति निर्देशक तत्व के अधीन 40 में रखा गया है।
और पंचायती राज व्यवस्था में विभिन्न समितियां बनी, जिसमें बलवंत राय मेहता समिति बनी जिन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत करी, ठीक है, ग्राम, खंड और जिला। और उसके बाद अशोक मेहता समिति 1977 में, इन्होंने 2 स्तर की पंचायती राज की वकालत करी, ग्राम स्तर और जिला स्तर। फिर JVK राव की समिति बनी, उन्होंने कहा कि या योजनाओं का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, गांव स्तर तक पहुंचना चाहिए। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट जो है ML सिंघवी समिति बनी 1886 में, जिन्होंने कहा कि इन्हें जब तक संवैधानिक मान्यता नहीं दी जाए तब तक ये हम इसके बारे में एक अच्छी तरह से नहीं सोच सकते, ना समझ सकते हैं। और उन्होंने कहा कि न्याय पंचायत भी होना चाहिए, त्रिस्तरीय पंचायत भी होना चाहिए। फिर इसी वजह से 73वां संविधान संशोधन लाया गया 1992 में, अधिनियम बनाया गया और इसको अंतिम रूप से 24 अप्रैल 1993 को लागू कर दिया पूरे देश में, भारत में। और यह एक अधिनियम बन गया और आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य था जिसने इसके बारे में सबसे पहले पंचायतों का गठन किया। और जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम होगी वहाँ पे 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू होगी। और उसके बाद 24 अप्रैल को लागू होने के कारण इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और आपने देखा होगा VDO, BPDO वगैरह, ठीक है, ये सब ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं। विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर्स, विलेज पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर्स, ये सारे गांव स्तर में होते हैं जहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र होता है, ठीक है। और उसके बाद हमने पंचायतों का निर्वाचन देख लिया कि 21 वर्ष होना चाहिए चुनाव के लिए। महिलाओं के लिए 1/3 सीट्स, 1/3 आरक्षण किया गया है। जो राज्य चाहे तो वो उसे बढ़ा सकता है। तो इसी क्रम में बिहार पहला है जिसने 50% किया। और इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। विघटन की स्थिति में 6 माह के अंदर चुनाव हो जाने चाहिए और चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। और उसके बाद प्रति 5 वर्ष के बाद यहाँ पे राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है जो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा ग्राम पंचायत का मुखिया ग्राम प्रधान, ब्लॉक लेवल का प्रमुख और जिला स्तर का जिला अध्यक्ष कहलाता है, ठीक है। और ग्राम प्रधान जो है वो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और ब्लॉक प्रमुख जो है अप्रत्यक्ष, और जिला अध्यक्ष भी अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।